अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाइजेशन के एक अनदर टॉपिक की, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स। और इसके बाद जो है ना हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की, ठीक है। बट बिफोर प्रोसीडिंग, उससे पहले जो है ना मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूँगा। लेट मी मतलब आप मुझे आंसर करोगे, ठीक है। तो मैं ऐसे ही पूछूंगा ज़ुबानी, तो आप उन पॉइंट्स को भी नोट करोगे। तो हियर वी गो। आप मुझे बोलो पहला क्वेश्चन, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। ये आपने याद रखना है अच्छे से, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। उसके बाद आप मुझे बोलोगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिंक्टर कंट्रोल्स द, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड और बोलस इनटू द स्टोमक। कौन सा स्फिंक्टर इसमें है, ठीक है। इसका आंसर आप क्या आएगा, आप मुझे बोलना, या खुद से भी आप बोल सकते हो। आप चेक करो कि आपको याद है कि नहीं है। ओके, उसके बाद the process of digestion is accomplished by, it is accomplished by what? Physical processes, mechanical processes, chemical processes, और both mechanical and chemical, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बोलो what is the carbohydrate splitting enzyme, जो कि प्रेजेंट होता है किस में, सलाइवा में, ठीक है। यानी ये जो सलाइवा होता है ना, सिक्रीशन ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स की, उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट सेपरेटिंग एंजाइम। उसका नाम क्या है, ठीक है। और आप मुझे बोलो वो किस पीएच पे वर्क, ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करता है। और आप मुझे बोलो कितना परसेंट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज या डाइजेस्ट होता है बाय दिस एंजाइम, ठीक है। ये भी आप मुझे बोलो। उसके बाद जो है आप मुझे बोलो, उसके बाद जो है पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन इसको कौन सेक्रेट करता है, ठीक है। पेप्सिनोजन को कौन सी सेल्स जो है ना, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की जो 3 सेल्स जो है ना मेजर टाइप्स की, उनमें से कौन सी सेल पेप्सिनोजन को सेक्रेट करती है और कौन सी सेल्स एचसीएल को सेक्रेट करती है। और आप मुझे बोलो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच वाइटामिन, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच वाइटामिन। आप ये भी मुझे बोलो आप। उसके बाद आप मुझे बोलो फूड प्रेजेंट इन द स्टोमक इज कॉल्ड, ये जो स्टोमक में जो फूड प्रेजेंट होता है इसको हम नाम क्या देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बोलो ये जो पेप्सिनोजन है इसको कौन कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन, इसको कौन कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन। और आप मुझे बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टोमक, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टोमक। उसके बाद आप मुझे बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग plays an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium of stomach from HCl, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बोलो HCl जो है, यानी हाँ हमारे जो ये जो गैस्ट्रिक एंजाइम जो है ना, ये किस पीएच पे काम करते हैं, ये किस पीएच पे वर्कआउट करते हैं, ऑप्टिमम पीएच क्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बोलो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है ना, जो प्रेजेंट होता है इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, उसको हम नाम क्या देते हैं। इट्स रेनिन और रेनिन, क्योंकि आपके पास दो है ना, रेनिन और एन स्क्वायर और सिंगल एन। आप मुझे बोलो वो कौन सा रेनिन है। उसके बाद आप मुझे बोलो कि सिक्रीशन, अच्छा आप मुझे बोलो बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस और सिक्रीशंस रिलीज्ड इनटू विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कौन, मतलब ये तीनों चीज़ें बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस किस पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में रिलीज होती है। उसके बाद आप मुझे बोलो ये किस, यानी पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आर रिलीज थ्रू विच डक्ट, ये किस डक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं। उसके बाद आप मुझे बोलो कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, कंपोजिशन ऑफ व्हाट, पैनक्रियाटिक जूस। और आप मुझे ये भी बोलो पेप्सिनोजन जो है, सॉरी ट्रिप्सिनोजन जो है ना, ट्रिप्सिनोजन को कौन कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन, यानी किस प्रेजेंस के एंजाइम में, किस एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है इनटू व्हाट, ट्रिप्सिन। उसके बाद आप मुझे बोलो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज। उसके बाद आप मुझे बोलो कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस है ना उसका कंपोजिशन है क्या। और आप मुझे बोलो किस जूस में एंजाइम्स नहीं होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, सलाइवा में या बाइल में, इन चारों में से किन में एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं। और आप मुझे बोलो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल क्या काम करता है। उसके बाद आप मुझे बोलो कौन सी सेल्स जो है ना, कौन सी सेल्स म्यूकस सीक्रेट करती है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, उन सेल्स का नाम क्या है।
उसके बाद आप मुझे बोलो इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है। उसके बाद आप मुझे बोलो व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस जो है ना, ये किस यानी इंटेस्टाइनल एंजाइम्स किस पीएच पे जो है ना वर्क करते हैं, ठीक है, किस ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं वहाँ पे। उसके बाद आप मुझे बोलो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ना, ब्रूनर्स ग्लैंड, इनकी पोजीशन क्या होती है, ये क्या ये म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं और सब म्यूकोसा में, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बोलो किस वाले पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है डाइजेशन होती है और किस वाले पार्ट में एब्जॉर्प्शन होती है, या किन पार्ट्स में एब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद आप मुझे बोलो क्या लार्ज इंटेस्टाइन में कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी होती है, हाँ या ना। उसके बाद आप मुझे बोलो कौन कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब होती है इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और आप मुझे बोलो उस वैल्यू का नाम क्या है, उस वैल्यू का जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और आप मुझे बोलो ये जो फीसेस जो होती है ना, ये किस पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर करो, अगर आपको आएगा, नहीं तो ठीक है, अगर आए नहीं आए तो आप एनसीईआरटी से चेक कर लेना, ठीक है। सो हियर वी गो। हाँ, यहाँ पे जो है ना ये चीज़, इसको आप आसानी से खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, दिस न्यूरल कंट्रोल वगैरह क्या है। और उसके बाद यहाँ पे जो कैरोग्राफी की टेबल है, इसमें जो है ना आपने यहाँ पे याद रखना है जो फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंट इसमें जो होता है ना फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। और ये ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यूज़ भी आप याद रख सकते हो, ठीक, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट और फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़। उसके बाद हम बात करेंगे नए टॉपिक की, दैट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ, ठीक है। वी कैन से दैट कि ये जो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन होते हैं ना, दीज आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड और लिम्फ थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इट इज कैरीड आउट बाय पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैकेनिज्म। दीज आर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैकेनिज्म्स, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है, जिनके ज़रिए ये मूव करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इनटू द, ठीक है, इनटू द ब्लड। ओके, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, स्मॉल अमाउंट्स याद रखना, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लोराइड आयन्स आर जनरली absorbed by simple diffusion. Chloride ion is very very important. So chloride ion, some monosaccharides and amino acids, they are absorbed by simple diffusion. उसके बाद द पैसेज ऑफ दीज सबस्टेंसेज इन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि असल में जो है ना डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंसेज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जरूरी होना चाहिए किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए। उसके बाद सम सबस्टेंसेज लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स आर absorbed with the help of carrier proteins, with the help of carrier proteins. This mechanism is called facilitated transport. यहाँ पे बस आप याद रखो, बाकी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव पैसिव क्या होता है, कि बॉटनी में इंशाल्लाह हम चैप्टर उठाएंगे, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर है बॉटनी में, वहीं पे हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रखो कौन कौन सी सब्सटेंसेज किस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, बिकॉज वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब थ्रू, मतलब यू हम कहेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स एनर्जी। देखो, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, लाइक डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस वगैरह इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, दीज आर पैसिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव मूवमेंट्स। और दूसरे होते हैं एक्टिव मूवमेंट्स। एक्टिव मूवमेंट्स कहाँ से कहाँ होते हैं, वो होते हैं फ्रॉम लोअर रीजन टू हायर रीजन। और जब कोई मूवमेंट होती है ना फ्रॉम लोअर रीजन टू हायर रीजन, ठीक है, सपोज मूवमेंट ऑफ वाटर, अगर हम देखेंगे वाटर यूजुअली कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर हमारे पास जो है ना, मान लीजिए हमारे पास दो बीकर्स है या दो बकेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान कोई पाइप है और हमने वहाँ पे उसको बीक मतलब कोई बीप कॉक रखा है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक बकेट में सपोज 10 लीटर्स ऑफ वाटर है और दूसरे में मान लीजिए 5 लीटर्स ऑफ वाटर है। तो जब हम उसको जो है ना वहाँ पे टैप को खोलते हैं, बीप कॉक को खोलेंगे, तो वहाँ से अगर आप देखोगे वाटर कहाँ से फ्लो होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि इट विल बी द पैसिव मोमेंट। लेकिन जब एक्टिव मोमेंट होती है ना, वहाँ पे आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, एक्टिव मोमेंट्स में। Various nutrients like amino acids, monosaccharides like glucose, electrolytes like Na positive, they are absorbed through this mechanism. Yani Na positive. Okay, so Na positive and all these substances, these are absorbed into the blood by active transport. तो याद रखना है कि Cl negative passive movement, ठीक है, passive transport, और कुछ glucose और amino acid by facilitated diffusion with the help of some proteins, कैरियर प्रोटीन्स की वजह से उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड Na पॉजिटिव और कुछ और मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, एंड अमीनो एसिड, दे आर बाय मींस ऑफ एब्जॉर्ब्ड बाय मींस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है,
Fatty acids and glycerol are insoluble and cannot be absorbed into the blood. ठीक है, तो because of the insoluble nature of fats and glycerol they cannot be absorbed directly into the blood. इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि why fats and glycerol और lipids are directly, why they are not directly absorbed into the blood. ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि they are insoluble. अब इसका लिंक क्या है insolubility के साथ, वो पोलैरिटी, नॉन पोलैरिटी, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, उसको फिलहाल आप यहाँ पे छोड़ो. बस आप डायरेक्टली याद रखो कि because of the insoluble nature of lipids and lipids and glycerol or fatty acids they are not directly absorbed into the blood. उसके बाद okay, they are first incorporated, they refers to fats or glycerol. ठीक है, fats or glycerol और fatty acids, they are first incorporated into small droplets called micelles. ठीक है, so micelles are what, these are your fats or glycerol when incorporated into small droplets. उसके बाद which move into the intestinal mucosa, so in the form of what, तो हम कह सकते हैं कि अच्छा दे आर रिफॉर्म्ड. उसके बाद माइसिल्स को क्या किया जाता है, दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड द काइलोमाइक्रॉन्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फ वेसल्स लैक्टिल्स इन द विलाई. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके जो फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं ना, आपके फैट्स वगैरह ग्लिसरॉल जो होते हैं ना, इनको पहले माइसिल्स में कन्वर्ट किया जाता है. देन आफ्टर दैट दे आर कन्वर्टेड इनटू काइलोमाइक्रॉन्स. काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, उनको हम नाम देते हैं काइलोमाइक्रॉन्स. तो काइलोमाइक्रॉन्स जो है ना, उनको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इनटू द लिम्फ वेसल्स जो कि लैक्टिल्स होते हैं. ठीक है, उसका नाम क्या है, लैक्टिल, जो कि विलाई को सप्लाई करती है. दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. तो हम कह सकते हैं कि आपके जो फैटी सब्सटेंसेज वगैरह, फैटी एसिड्स, योर फैट्स एंड योर ग्लिसरॉल, दे आर नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बट दे आर फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड इनटू द लिम्फ वेसल, देन आफ्टर दैट दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, और याद रखना दे एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स और माइसिल्स. उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे मैक्सिमम या प्रिंसिपल ऑर्गन इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन इज, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये बॉक्स. माउथ, सर्टन ड्रग्स, यानी कुछ ड्रग्स जो होते हैं, कुछ दवाइयाँ कमिंग इन कंटैक्ट विद द म्यूकोस ऑफ माउथ एंड लोअर साइड ऑफ द टंग और एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग देम. तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि माउथ में कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, इनटू द ब्लड एंड लिम्फ. ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस इन स्टोमक. तो स्टोमक में क्या होता है, सिंपल शुगर्स, योर वाटर एंड अल्कोहल. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रिंसिपल ऑर्गन मैंने आपको पहले बोला इज एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर. तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि डाइजेशन जो है ना, दैट्स कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और उस स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में, इन ड्यूडेनम. डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन, उसके बाद बाकी एब्जॉर्प्शन किस में होती है, जूजनम एंड इलियम में. एंड फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ. तो याद रखना दे आर सारे के सारे मतलब चीज़ें जो है ना, दे आर फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन, दे आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर. ठीक है, याद रखना कि प्रिंसिपल ऑर्गन कौन है और कौन कौन से सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, अच्छा उसके बाद द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच द टिश्यूज, यूटिलाइज देम फॉर एक्टिविटीज. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. ओके, द डाइजेस्टिव वेस्ट इज सॉलिडिफाइड इनटू certain coherent feces in the rectum, initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal. The ejection of feces to outside through the anal opening is called a defecation. ठीक है, इसको हम नाम देते हैं defecation. ठीक है, is a voluntary process and is carried by the mass peristaltic movements. So this was all about the digestion and absorption वगैरह. अब हम बात करेंगे disorders की. ओके, अब हम बात करेंगे disorders of the digestive system. ठीक है, ओके. The inflammation of the intestinal tract is the most common ailment due to bacterial or viral. Ailment का मतलब क्या होता है ना, ailment इसका मतलब है disease. ठीक है, ailment मतलब disease और illness. So the most common disease due to bacterial or viral infection is that is the inflammation of intestinal tract. इस पॉइंट को आपने याद रखना है. अच्छा,
द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द, एक तो होते हैं बैक्टीरियल और वायरल के जरिए इन्फेक्शन, बैक्टीरिया और वायरस के जरिए, और बाकी जो वर्म्स जो है ना पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन, उनके जरिए भी क्या डिफरेंट तरीके के इन्फेक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। और आपने यहाँ पे याद रखना कि ये कौन कौन सा पैरासाइट इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इट्स टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म एंड पिन वर्म, ठीक है। मेनली इन चीज़ों का, इन पाँचों का आपने याद रखना है। उसके बाद आएगा जॉन्डिस। द लिवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आइज टर्न्स, अच्छा सॉरी, स्किन एंड आइज टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। देखो यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे लिवर अफेक्ट होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जॉन्डिस इज द डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिवर अफेक्ट होता है और स्किन और आइज दे टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। अच्छा, वोमिटिंग, वोमिटिंग को आपको पता ही होगा। इट इज़ द ejection of stomach contents through the mouth, through the mouth. This reflex action is controlled by the vomit center in medulla. याद रखना, ये मतलब वोमिटिंग सेंटर या वोमिशन सेंटर जो है ना, दैट इज लोकेटेड इन द मेडुला। ये सेंटर क्या होता है कि इंशाल्लाह इसको हम आगे देख लेंगे किस में, नर्वस सिस्टम में। डिफरेंट मतलब सेंटर सर्कुलेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, ठीक है। कार्डियक सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, इस तरीके से वोमिशन सेंटर या वोमिट सेंटर। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वोमिटिंग, इस पॉइंट को आपने याद रखना है, फीलिंग ऑफ नाजिया precedes vomiting. Diarrhea, the abnormal frequency of, अच्छा डायरिया में क्या होता है कि देयर इज द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मोमेंट्स, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो याद रखना है कि किस डिसऑर्डर में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड रिड्यूस होता है, या किस डिसऑर्डर में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स होती है, दैट्स इन केस ऑफ डायरिया। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। द अच्छा, इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कोलन एज बाउल मूवमेंट्स होकर इरेगुलरली। यहाँ पे आपने दो पॉइंट्स याद रखने, यहाँ पे भी बाउल मूवमेंट्स की बात आ रही है डायरिया में, और कॉन्स्टिपेशन में भी बाउल मूवमेंट्स की बात आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है कि कॉन्स्टिपेशन में बाउल मूवमेंट्स आर इरेगुलर, बट डायरिया में देयर आर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट्स। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि किस वाले पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, देखो नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली रेक्टम में हमारा, मतलब रेक्टम जो है ना, रेक्टम में लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो रेक्टम है, नॉर्मली फीसेस उसी में स्टोर रहते हैं, ठीक है। नॉर्मली टेम्पोररीली, और मतलब टेम्पोररीली दे आर स्टोर इन द रेक्टम, बट कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि फीस आर रिटेन्ड विद इन द कोलन, विद इन द कोलन, कोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है इंडाइजेशन। In this condition, the food is not properly digested, leading to a feeling of fullness. ठीक है, food is not properly digested, leading to a feeling of fullness. The cause of indigestion, और तो cause of indigestion क्या हो सकता है? Inadequate enzyme secretion, anxiety भी हो सकता है, food poisoning, overeating and spicy food. तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं? cause of indigestion, ठीक है। उसके बाद कुछ और disorders जो है ना, उनको हम यहाँ पे देख लेंगे। PEM, देखो अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना। Dietary deficiencies of proteins and total food calories, or we can say carbohydrates, are widespread in many underdeveloped countries of South and Southeast Asia। इसको छोड़ो, South America and West and Central Asia। अच्छा, protein energy malnutrition, PEM, protein energy malnutrition, ठीक है। protein energy malnutrition may affect large sections of the population during drought, famine, and political turmoil. This happened in Bangladesh during the Liberation War and Ethiopia during the severe drought in mid-80s. PM affects infants and children to produce, like देखो यहाँ पे आप स्टार्ट हो रहा है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो है ना, इट अफेक्ट्स इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मेरास्मस एंड कवाशियोकोर, ठीक है। कवाशियोकोर आपने याद रखना है, मेरास्मस एंड कवाशियोकोर, जो कुछ भी आप पढ़ोगे आपने याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे मेरास्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। तो यहाँ पे आपने पॉइंट याद रखना है, इट्स कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स फाउंड इन द इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। तो इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर ऑफ एज जिनमें प्रोटीन्स और कैलोरीज की डिफिशियंसी होगी, उस डिसऑर्डर को हम नाम देते हैं व्हाट, मेरास्मस, ठीक है। मेरास्मस इट ऑकर्स इन इन्फेंट्स जिनकी एज होगी लेस देन 1 ईयर। If mother's milk is replaced too early by other foods which are poor in both proteins and calorie value, तो ये इस वजह से भी हो सकता है कि if mother's milk is replaced by that food which is different in or poor in both proteins and calories. Okay. कैलोरी का यहाँ पे मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। दिस ऑफन हैपन्स इफ द मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग, ठीक है। ये मतलब यानी मेरास्मस के यहाँ पे दो काज हो सकते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे कि जब आपका मदर्स मतलब मिल्क रिप्लेस कर सकते हो
बाय द फूड विच इज़ डिफिशिएंट इन व्हाट प्रोटीन्स एंड कैलोरीज। या अगर जो है सपोज सेकंड प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, या दूसरा चाइल्ड होता है, तो पहला चाइल्ड अभी उतना बड़ा नहीं होता, वो भी छोटा था, ठीक है, उसको भी दूध वगैरह की ज़रूरत होती है, तो उस वजह से जो है ना जो दूसरा इन्फेंट होगा, दूसरा चाइल्ड होगा, उसमें डिफिशियंसीज हो सकती है। ओके, इन मेरासमस प्रोटीन डिफिशिएंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू। ये आपने याद रखना है, इन मेरासमस क्या होता है, प्रोटीन डिफिशिएंसी इम्पेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स, इसको आपने याद रखना है। एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्ब, extreme what extreme emaciation of body and thinning of limbs results, the skin becomes dry, thin and wrinkled, growth rate and body weight decline considerably। उसके बाद क्या है, इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। तो यहाँ पे ये कुछ मतलब इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, इन्फेंट्स में ड्यू टू व्हाट मेरासमस। यानी मेरासमस में क्या होता है कि ये सारी चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, लेकिन मेनली आपने याद रखना है कि इट ऑकर्स इन इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर ऑफ एज एंड इट ऑकर्स ड्यू टू प्रोटीन एंड कैलोरीज डिफिशिएंसी। उसके बाद है कवाशकर, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डिफिशिएंसी अनएकम्पनीड बाय कैलोरीज डिफिशिएंसी। तो मेनली हम कह सकते हैं कि केपी आपने याद रखना है, केपी, केपी जो है ना, केपी, केपी इट ऑकर्स मेनली यानी कॉशकर ऑकर्स मेनली ड्यू टू प्रोटीन डिफिशिएंसी विच मे और मे नॉट बी अकम्पनीड बाय द कैलोरीज डिफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज, ठीक है। तो याद रखना इट ऑकर्स मेनली बाय प्रोटीन डिफिशिएंसी अनअकम्पनीड बाय, यहाँ पे मतलब कैलोरीज की ज़्यादा डिफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है, या कैलोरी की डिफिशिएंसी की वजह से कॉशकर नहीं होता है, बल्कि मेनली प्रोटीन डिफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय अ हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट इन अ चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पे आपने एज को याद रखना है। मेरासमस होता था इन एन इन्फेंट विच वाज लेस, मतलब इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर एज, लेस देन अ ईयर ऑफ एज, और ये होता इन जिनकी उम्र 1 से ज़्यादा साल होगी, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना है कि ये किससे होता है, कि जब आप फूड को रिप्लेस करते हो या मिल्क या किसी भी, हाँ, इट्स मदर्स मिल्क को रिप्लेस करते हो बाय हाई कैलोरी बट उसमें प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि दिस डिसऑर्डर यानी क्वाशकर इट डज नॉट ऑकर ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज। उसमें अब इसमें क्या होता है कि लाइक मेरासमस क्वाशकर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल्स। ऑब्वियसली देखो, जब प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है ना, प्रोटीन्स कहाँ पे मदद करते हैं, इन द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ठीक है। अच्छा, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, बट अनलाइक मेरासमस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है कि ये जो क्वाश करा ना, इसमें कुछ फैट्स जो है ना दैट इज लेफ्ट अंडर द स्किन, मोर ओवर एक्सटेंसिव ओडिमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन। तो ये कुछ मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो डिफॉर्मिटीज़ एबनॉर्मेलिटीज़ होती है ड्यू टू क्वाश एंड मेरासमस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपने यहाँ पे याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम उठाएंगे इंशाल्लाह रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट आपको जो है ना कभी 2 क्वेश्चन भी, कभी हाँ ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को जो मैंने आपके साथ शेयर किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए, उन सबको याद रखना अच्छे से और बार बार रिवाइज करना, ठीक है। सो इंशाल्लाह ये लेक्चर लंबी गई, मतलब छोटी गई, उतनी लंबी नहीं गई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ठीक से रहना। और जहाँ कहीं भी आपको मैंने बोला ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, उसको आपने वहाँ पे याद रखना है अच्छे से, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।